पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट से मुझे एक शिकायत रही है कि वो रिटायर्ड होने के बाद किताबें नहीं लिखते। सियासतदान लिखते तो हैं लेकिन बहुत कम। आखिरी ऑटोबायोग्राफी शाहिद अब्दा हुसैन ने बरसों पहले लिखी थी। रिटायर्ड फौजी अफसरान तो बिल्कुल किताबें नहीं लिखते। अगर कोई लिख भी दे तो मीडिया सबसे पहले लठ लेकर पीछे पड़ जाता है कि इस वक्त ही क्यों लिखी। जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने चंद बेहतरीन किताबें लिखी तो दाद देने के बजाय उल्टा उनका कोर्ट मार्शल हो गया। किताबों के हवाले से इस मायूस कुन सूरताल में अब मुल्क के साबिक टॉप ब्यूरोक्रेट सलमान फारूकी की ऑटोबायोग्राफी सामने आई है, जिसका नाम डियर मिस्टर जना है। जबकि एक और किताब भी चंद दिनों तक सामने आने वाली है। वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी की खुद नोश्त है। दोनों अपने अपने दौर में अफसरान रहे हैं और कई हुकूमतों और सरबराहों के उरूज व ज़वाल के करीब से देखा है। सलमान फारूकी ने अगर मेमोगेट स्कैंडल को ऐवान सदर में बैठकर देखा और भुगता तो सईद मेहदी ने 12 अक्टूबर की बगावत अपनी आंखों से देखी और 2 साल कैद भी रहे। सलमान फारूकी ने अपनी किताब में सदर आसिफ अली जरदारी बारे तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। 2011 में जब मेमोगेट स्कैंडल सामने आया तो सलमान फारूकी ऐवान सदर में जरदारी साहिब के सेक्रेटरी जनरल थे। वो लिखते हैं कि मेमोगेट सदर जरदारी को हटाने के लिए लाया गया था। मेमोगेट में ये इल्ज़ाम था कि हुसैन हक्कानी ने अमेरिकी जनरल को ख़त लिखा था कि अगर फ़ौजी बगावत हो तो आप सिविल हुकूमत को सपोर्ट करें। सलमान फारूकी के मुताबिक इन पर दबाव डाला गया कि वो मेमोगेट स्कैंडल में सदर जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएं। मेमोगेट स्कैंडल को लेकर जरदारी साहिब पर इतना दबाव था कि एक दिन वो ऐवान सदर में बेहोश हो गए। प्रोटोकॉल ने सलमान फारूकी को फ़ोन किया कि सदर जरदारी बेहोश हो गए हैं। सलमान फारूकी वहाँ पहुँचे तो स्टाफ ने रोक लिया। फिर काफ़ी देर बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक भी पहुँचे हुए थे, जिन्हें मुश्किल से जरदारी साहिब से मिलने की इजाज़त मिली। ख़राबी तबीयत के पेश नज़र जनरल कियानी ने जरदारी साहिब के लिए CMH से एक न्यूरोलॉजिस्ट को भेजा, जिसने इन्हें अस्पताल लेकर जाना था। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक ने कहा कि जरदारी साहिब की फैमिली उन्हें दुबई या लंदन ले जाना चाहती है। अगली सुबह ऐवान सदर में हुसैन हक्कानी भी अपना बैग लिए तैयार खड़े थे और जरदारी साहिब को दुबई ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस आ चुकी थी। तब जरदारी साहिब ने कहा कि हुसैन हक्कानी मेरे साथ दुबई जाएगा और मेरे साथ ही वापस आएगा। जनरल कियानी को लिख कर बता दो। सलमान फारूकी ने सदर जरदारी को कहा कि हुसैन हक्कानी को साथ ले जाना मुनासिब नहीं होगा। किसी ने लुकमा दिया कि बहैसियत सदर जरदारी साहिब की ज़मानत पर कोई शक नहीं करेगा कि हुसैन हक्कानी वापस नहीं आएगा। सलमान फारूकी ने वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की तरफ देखा तो वो खामोश रहे। रहमान मलिक से जब ये पूछा कि हुसैन हक्कानी का नाम ECL पर है या नहीं तो वो कमरे से निकल गए। सदर जरदारी सलमान फारूकी की बातें सुनकर सख्त नाखुश हुए। चंद मिनट बाद इनके सामने एक मरासला लाया गया जिस पर लिखा था कि सदर के हुक्म पर हुसैन हक्कानी इनके साथ दुबई जाएंगे। सलमान फारूकी को कहा गया कि सदर जरदारी इनसे बहुत नाराज़ हैं। इस मरासले पर दस्तखत से वो खुश हो जाएंगे, लेकिन सलमान फारूकी ने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। खैर फैसला ये हुआ कि हुसैन हक्कानी सदर के साथ दुबई नहीं जाएंगे। सदर जरदारी के दुबई जाने के बाद हुसैन हक्कानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस शिफ्ट हो गए, क्योंकि उन्हें खदशा लाग था कि कोई उन्हें जानी नुकसान पहुंचा सकता है। चंद दिनों बाद अदालत ने हुसैन हक्कानी को मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे दी। सदर जरदारी की अदम मौजूदगी में चेयरमैन सेनेट फारूक एच नाइक कायम मुकाम सदर बन गए। तो इसी दौरान सलमान फारूकी के बारे में अफवाहें उड़ने लगीं कि उन्हें फारिग किया जा रहा है। उन्होंने फारूक एच नाइक से बात की तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम जारी रखें। कुछ दिन बाद जब चंद अहम मामला पेश आए तो फारूक एच नाइक ने इन्हें कहा कि दुबई जाएं और सदर जरदारी से हिदायत ले लें। दरअसल वो सलमान फारूकी को दुबई भेजकर ये जानना चाहते थे कि जरदारी साहिब ने इनको रखना है या छुट्टी करानी है। जब सलमान फारूकी दुबई जाने के लिए जहाज़ पर सवार हुए तो उन्हें बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से फ़ोन आया है कि आपको जहाज़ से उतार दिया जाए। सलमान फारूकी ने फारूक एच नाइक को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आप दुबई जाएँ, मैं वज़ीर-ए-आज़म गिलानी को खुद समझा दूँगा। दुबई में जरदारी साहिब के साथ डॉक्टर आसिम हुसैन भी अस्पताल में मौजूद थे। सलमान फारूकी के पहुंचने पर आसिम हुसैन ने उन्हें बताया कि सदर आज डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप इनको घर पर आकर मिल लेना। लेकिन सलमान फारूकी को जरदारी साहिब से मुलाकात के लिए 3 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा। जरदारी साहिब ने कहा कि आप फ़ौरन वापस जाएं और फारूक एच नाइक की मदद करें। सदर जरदारी ने इनसे हक्कानी वाले मामले पर नाराज़गी का जिक्र तक नहीं किया। सलमान फारूकी का कहना है कि इस पूरे बहरान में सदर जरदारी ने जनरल पाशा के साथ वर्किंग रिलेशनशिप कायम कर रखा। इधर जनरल कियानी को CMH अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट ने यकीन दिलाया था कि सदर जरदारी ऐसी बीमारी का शिकार हैं कि वो ऐवान सदर में अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे।
اور اللہ کا فیصلہ دیکھیں، 13 سال بعد زرداری صاحب دوبارہ صدر بن گئے ہیں۔ ایک دن سلمان فاروقی کو بتایا گیا کہ ان کا نام میمو گیٹ کے مشکوک ملزمان میں شامل ہے۔ سلمان فاروقی نے تصدیق کے لیے DGISI جنرل پاشا سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے علم ہے میمو گیٹ کس نے لکھا تھا، آپ تسلی رکھیں، آپ نے میمو ڈرافٹ نہیں کیا۔ سلمان فاروقی نے جنرل کیانی کو بھی فون کیا، انہوں نے تسلی دی کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میمو گیٹ اسکینر منظر عام پر آیا تو وزیر اعظم گیلانی نے حسین حقانی کو امریکہ سے بلایا تاکہ وہ صدر زرداری، جنرل کیانی اور جنرل پاشا کے سامنے پورا معاملہ کلیئر کریں۔ اس اجلاس میں حسین حقانی کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ حسین حقانی نے کہا کہ میری جان کو خطرہ ہے، ان کی حفاظت کے لیے صدر زرداری نے انہیں ایوان صدر میں ٹھہرا لیا۔ اسی دوران صدر زرداری سے زبردستی استعفیٰ لیے جانے کی افواہیں بھی گردش کرنے لگیں، مگر زرداری صاحب ڈٹ گئے اور کہا کہ مجھے زبردستی ایوان صدر سے نکالنے کی کوشش کی گئی تو میں مزاحمت کروں گا۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی پارلیمنٹ میں تقریر کر دی کہ ریاست کے اندر ریاست بنا دی گئی۔ دوسری جانب میمو گیٹ پر نواز شریف کا کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ پہنچ گئے تاکہ زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی اور حسین حقانی کے خلاف کمیشن بنوا سکیں۔ صدر زرداری کی صحت پر ان تمام واقعات کا بڑا اثر پڑ رہا تھا۔ صدر زرداری کے اسٹاف نے بتایا کہ ان دنوں صدر کی گفتگو میں روانی نہیں رہی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ صدر زرداری اور یوسف رضا گیلانی ہی سے دونوں جنرل اشفاق پرویز گیانی اور جنرل پاشا نے متعدد ملازمت میں توسیع لی تھی۔ توسیع سے سمجھ لیجئے کہ میمو گیٹ کے پیچھے اصل کیا کہانی تھی۔